नमस्कार, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। देश का सबसे बड़ा राज्य और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की अहमियत इससे भी ज्यादा है। बाकी सारे दलों के लिए तो इतनी ही अहमियत है कि वो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स आती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए उसकी अहमियत इससे जुदा है, इसके अलावा भी है। वो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कर्मभूमि है। उस सूबे में कांग्रेस अपने सार्वकालिक बुरे दौर से गुजर रही है, लंबे अरसे से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे पंडित नारायण दत्त तिवारी। लगभग 30 साल यानी 3 दशक हो गए कांग्रेस को राज्य सरकार से दूर हुए। उसके वनवास की अवधि 30 साल से ज्यादा होने को है। तमाम गुटों में बटी है पार्टी। अलग अलग शक्ति केंद्र, अलग अलग क्षत्रपों का समीकरण, कार्यकर्ता में निराशा का भाव, दफ्तरों में गुटबाजी, कार्यकर्ता निराश। पहले क्षेत्रीय पार्टी सपा और बसपा ने कांग्रेस को वनवास दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सत्ता में आकर कांग्रेस के लिए रास्ता और सकरा कर दिया। उस सबसे कठिन दौर में राज्य में कांग्रेस की कमान सौंपी गांधी परिवार ने अजय कुमार लल्लू को। पार्टी का भाग्य कितना बदलेगा, कितना नहीं बदलेगा, पार्टी के भाग्य में राजयोग उदय होगा नहीं होगा, यह प्रश्न तो भविष्य के हैं। 2022 में उसकी परीक्षा होगी। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने बहुत अरसे बाद उत्तर प्रदेश में जमीन पर संघर्ष करने वाला अध्यक्ष देखा है। एक फेरिस्त है कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के अध्यक्षों की। उसमें जहां तक मुझे याद है 3-3.5 दशक की अपने पत्रकारी जीवन में, जितना जमीन पर संघर्ष आए दिन अजय कुमार लल्लू कर रहे हैं, उतना संघर्ष करने वाला अध्यक्ष कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा जब से मैं स्मरण कर पा रहा हूं। आज हमारे साथ हैं अजय कुमार लल्लू खुद। लल्लू जी, बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार भाई। अजय जी, आप सबसे नाजुक दौर में कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे नाजुक दौर में है और कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में नेता तो जरूरत से ज्यादा, लेकिन कार्यकर्ता नहीं। और जितने नेता सब वरिष्ठ। कोई कहता मैं इंदिरा जी के साथ काम किया, कोई कहता जवाहरलाल जी के साथ काम किया, कोई कहता राजीव जी के साथ रहा, और कार्यकर्ता नदारद हो गया। तो पार्टी को जिस अवस्था में पहुंचना था उसमें पहुंच गए और उसके बाद गांधी परिवार ने आपको कमान सौंपी। कितनी बड़ी चुनौती थी जब आपको ये लगा कि अब इस स्थिति में मुझे कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालनी है? नहीं, मैं 2-3 विषयों पर आपकी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखूंगा। जो आपने कहा चुनौती, तो उत्तर प्रदेश में आज चुनौती तो है, लेकिन निश्चित रूप से जब से आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहां राष्ट्रीय महासचिव बन के आई हैं, लगातार जिस रूप में सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, जो पार्टी का कैडर है, कार्यकर्ता है, उत्साहित है और वो भी संघर्ष करने को आतुर है। जहां तक हमारे वरिष्ठ नेताओं का मामला है, हाँ ये सही है कि हमारे पार्टी में आदरणीय इंदिरा गांधी जी से लेकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी तक के तमाम सरीखे नेता हैं जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं। आज हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर एक साथ संकल्प भाव के साथ एक लक्ष्य के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संघर्ष के लिए तैयार है और निश्चित रूप से
जो भी चुनौती हैं, चाहे वर्तमान सरकार के दमन की राजनीति हो, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो, संविधान की हत्या हो, या उत्तर प्रदेश में जहां आज अराजकता का बोलबाला हो, रोजगार की समस्या हो, किसान परेशान हो या गरीब परेशान हो, आरक्षण पर हमला हो, मजदूरों के साथ जिस तरह का भेदभाव हो, जो भी हालात उत्तर प्रदेश में, हम सब मिलकर आज चुनौतीपूर्वक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अजय जी, आपने एक बात कही कि हम सब मिलके, पूरी पार्टी उत्साहित है और संघर्ष कर रही है। मैं भी देख रहा हूं और जानकार लोग बताते भी हैं, जो लोग बीते 3-4 दशक में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मतलब रहे, चेहरे रहे अपने अपने इलाकों में, उन सारे छत्रपों को देख लीजिए। अजय लल्लू तो जरूर मुझे धरना प्रदर्शन लाठी में दिखते हैं, बाकी कोई नहीं दिखता। आप कहो तो मैं नाम लूं, जो लोग पिछले 30-40 साल में कांग्रेस का चेहरा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप कहिए तो मैं नाम ले दूं, 20-25 नाम तो मुझे ऐसे ही याद हैं। देखिए, मैं जी, पूरी पार्टी कहां है अजय जी? नहीं, मैं आपकी बात, केवल अध्यक्ष जी संघर्ष करते दिख रहे हैं। अजय कुमार लल्लू तो मुझे संघर्ष करते दिख रहे हैं, इतनी बात तो सच्ची है, लेकिन बाकी लोग कहां हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो इस चीज को समझना होगा जी। पहली चीज तो ये कि आपको याद होगा कि मैं जब अध्यक्ष बना उस समय हमारे मंचों पर सारे वरिष्ठ लीडर बैठे थे और उन्होंने पूरा आशीर्वाद सहयोग दिया और निरंतर वो हमारे साथ संवाद के कार्यक्रम में या संघर्ष के कार्यक्रम में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। जहां तक अगर आप देखेंगे कि चूंकि कोविड-19 होने के नाते पिछले 6-7 महीने का जो दौर रहा वो काफी कठिन रहा और इस नाते कहीं ना कहीं ये नतीजा रहा कि हम सब लोग लगातार सामाजिक कार्यों में अभिरुचि लिए और निरंतर उन विषयों को, तथ्यों को सेवा भाव के साथ आगे बढ़ने का काम किया। हमने सरकार के तरफ भी हाथ बढ़ाया। अगर मजदूर पैदल चल रहे थे, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम लोग खड़ा हो गया था, फंसे थे, अगर गांव-गांव में लॉकडाउन के दौरान अगर भोजन की संकट, बस के लिस्ट में आटो का नंबर दे भोजन का संकट था जी, उसमें तो इतना विवाद खड़ा हो गया था। बताइए, सेवा तो पीछे छूट गई, कोर्ट कचहरी और गले पड़ गया। देखिए, ये मेरा और कांग्रेस पार्टी का और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का बड़ा स्पष्ट एक स्वरूप था और उन्होंने सुझाव दिया था और उन्होंने सेवा भाव के साथ, सरकार चूंकि कही थी कि जो लोग भी सहयोग करना चाहते वो करें। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम मजदूरों को ऐसे पैदल छोड़ के चलना देख नहीं सकते थे, हम उनको भूख से मरते हुए नहीं देख सकते थे, हम उनको एक्सीडेंट में मरते हुए नहीं देख सकते थे। दूसरे प्रदेशों में जिस तरह लोग गिड़गिड़ा रहे थे, घर आने के लिए बेताब थे, गांव में लोग परेशान थे, हमारे यह धर्म था कि हम उनके साथ खड़े हों और हमने 1000 बसें दी। अगर सरकार ने माना था कि 878 बसें सही हैं, मैं उसी की बात करता हूं, मैं 1000 की बात नहीं करता। अगर 878 बसें थी, हम तो राजस्थान बॉर्डर पर लेकर खड़े थे, सरकार चाहती उस बसों को यूज करती, इस्तेमाल करती, जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनको भरकर उनके घरों तक पहुंचाती। लेकिन सरकार को तो राजनीति करनी थी, सरकार को उत्तर प्रदेश के सामने यह दिखाना था कि कांग्रेस कुछ करना नहीं चाहती और बसों को न लेना, मजदूरों के साथ धोखा करना और अजय लल्लू को जेल में भेज देना, यह सरकार की नीयत थी। आपको याद होगा उस दौरान दिल्ली के बॉर्डर पर मजदूरों को किस तरह मारा पीटा गया था, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर झांसी के पास किस तरह मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, मथुरा में हुआ था, आगरा में हुआ था। तो उस दुर्व्यवहार न हो, जनता घर पहुंचे, मजदूर घर पहुंचे, हमारी यही तो अभिलाषा थी। हमारे महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी की तो यही अभिलाषा थी, समूचे पार्टी की तो यही अभिलाषा थी। अजय लल्लू जी, लेकिन सरकार ने तो मुकदमा लिखा जी। अजय जी, तो हम लोगों कहीं ना कहीं हम सरकार से कहीं, हम लोगों ने बीच में सुना था कि प्रियंका गांधी जी शीला कौल जी की कोठी में शिफ्ट हो रही हैं स्थायी रूप से और लखनऊ में निवास करेंगी, वहां से अभियान का संचालन करेंगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का। फिर खबर आई कि नहीं, वो गुड़गांव शिफ्ट हो गई।
चुनाव के समय भी ऐसी खबर आई थी कि प्रियंका जी लखनऊ शिफ्ट हो रही हैं। आपको नहीं लगता इस तरह की चीजें भी आपके काडर का मनोबल तोड़ती हैं? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी पूरी तरह उत्तर प्रदेश में हैं। अगर आप देखेंगे महिलाओं के साथ जिस तरह का न्याय अत्याचार और उनकी घटनाएं सामने आ रही हैं, अगर आप देखेंगे उसमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी मजबूती के साथ पिछले समयों में संघर्ष किया है। अगर आपको याद हो तो सोनभद्र में अगर आदिवासी भाइयों के साथ हत्या हुआ था उस समय आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पर बैठकर आंदोलन करने का काम किया था। अगर याद है उन्नाव में अगर एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी, हत्या कर दिया गया था, उस समय आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके घर पहुंची थी और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया था। निरंतर वो संवाद के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम उन विषयों मुद्दों को लगातार लेकर संघर्ष करती रही है। समय समय पर सरकार को सुझाव देने का काम वो तो करी नहीं, ठीक ही बात है। है। उद्योग, कुटीर उद्योग, रोजगार को लेकर नीट और जेईई परीक्षा का मेरा प्रश्न दूसरा था। मैं उसी में जानना चाह रहा था, कांग्रेस को जिस ढंग के बड़े बूस्टर की जरूरत है, जो आपने जितनी उसकी तबियत नासाज है पार्टी की, उसको एक बड़ा बूस्टर चाहिए। वो बड़ा बूस्टर प्रियंका गांधी लखनऊ में स्थायी रूप से रहे तो शायद ज्यादा बेहतरी से दिया जा सके वनस्पत दिल्ली से। देखिए, वो उनका दिल, दिमाग और आत्मा पूरी तरह उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है और जहां तक उनको यहां रहने की बात है, कवायद है, तो वो आने वाले समय में, चूंकि इस महामारी के दौर में जब वो यहां आएंगी तो एक पूरा अमला, सिस्टम और पूरे लोगों की एक कतार होगी, भीड़ होगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम यह नहीं चाहते कि आरोप प्रत्यारोप लगे कि इस महामारी के दौर में महामारी को बहुत तेजी के साथ बढ़ाने का काम किया गया। और इसको भी परवाह न करते हुए आदरणीय प्रियंका गांधी जी आने वाले अभी कुछ महीनों के अंदर वो लखनऊ आएंगी, रहेंगी। पिछले समयों में उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया था कि वो लखनऊ 5 दिन के लिए रहने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा ऐसी महामारी और बीमारी फैली जिसके नाते आज वो यहां नहीं आ पाई। पूरी तरह उत्तर प्रदेश में है, उनका कदम है, दिल है, आत्मा है, उत्तर प्रदेश की जनता के जन भावनाओं के लिए संघर्ष करने के लिए आतुर है, दो हाथ करने के लिए आतुर है और पूरी तरह उनके नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। अजय जी, अब सरकार बनाने की बात आप अगर करेंगे तो सवाल ये भी उठेगा कि चेहरा कौन होगा कांग्रेस का? ऐसा चेहरा जो योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती के एट पार खड़ा हो, क्योंकि मुकाबला तो वहीं से होगा। देखिए, आप यह जानते हैं, आप सब लोग यह जानते हैं, चूंकि आप हमारे काफी वरिष्ठ हैं, मैं आपका बड़ा दिल से सम्मान करता हूं, आदर भी करता हूं और आपके डिबेटों को हम तमाम समयों में आपके साथ बैठने का हमारा अवसर भी प्राप्त हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, संसदीय प्रणाली होती है और चेहरा तय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है। अभी चूंकि समय और दौर संघर्ष का है और इस संघर्ष के दौर में हम सब लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरह आज उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, जहां कोरोना महामारी पूरा प्रदेश झेल रहा है, किसान परेशान है, रोज आत्महत्या करने पर बुंदेलखंड में विवश है, गन्ने का भुगतान नहीं, आवारा पशुओं से पूरी तरह किसान हताश और निराश है। लगातार जिस तरह नौजवानों को रोजगार के नाम पर ठगा गया है, सारी भर्तियों को बंद कर दिया गया, निजीकरण के आग में पूरे देश को, पूरे प्रदेश को ढकोलने की कवायद है, बिजली के बढ़े हुए दाम, ये तमाम विषय है, मुद्दे हैं। चाहे वो बुनकर, आज पूरे प्रदेश का करोड़ों बुनकर आज हड़ताल पर है, उसने अपनी पूरी मशीनों को बंद कर दिया है, उसके बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, मीटर के हिसाब से लिए जा रहे हैं। जहां इस महामारी में उसके साथ सरकार को खड़े होने चाहिए था, सरकार ने उसके साथ धोखा किया। जिस तरह पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, सामाजिक संगठन डॉक्टर कपिल को किस तरह सताया गया, 7 महीने तक जेल में रखने का काम सिर्फ इसलिए कि वो गोरखपुर के निवासी हैं।
हमारे पार्टी के लगभग 400 लोगों पर मुकदमा लिखने का काम ये सरकार अब तक कर चुकी है। मुझे जेल भेजा, मेरे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शाहनवाज को जेल भेजा, एनएसयूआई के साथी अनस रहमान को जेल भेजा, तमाम हमारे पार्टी के वर्कर सचिन चौधरी को जेल भेजा, और आज अनूप पटेल जो हमारे पार्टी का प्रवक्ता है वो भी जेल में है। तो हम संघर्ष के लिए आतुर हैं और ये तय करके बैठे हैं, परिणाम जो भी हो। जी, एक सवाल जेहन में आया, आपने कुछ तमाम लोगों के नाम गिनाए, कौन कौन लोग जेल में हैं, अनूप पटेल और माइनॉरिटी सेल का आपका जो मुखिया है वो सब लोग। मेरी निगाह फिर वहीं जाके अटकती है, चूंकि मैं थोड़ा पुराने दौर का पत्रकार हूं, तो मेरी निगाह जाके अटकती है, बेगम नूर बानो कहाँ है, सलमान खुर्शीद कहाँ है, प्रमोद तिवारी कहाँ है, आरपीएन सिंह कहाँ है, बहुत सारे लोग जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वो रहे हैं, उनके चेहरे रहे हैं पार्टी के अपने अपने इलाकों में, पूरे प्रदेश के तो नहीं लेकिन अपने अपने इलाकों में रहे हैं, है ना। कमलापति जी के परिवार के भी कुछ लोग सक्रिय होंगे कांग्रेस में, वो कहाँ हैं। बेनीबाई का परिवार भी होगा, ओम रिछारिया का, गोविंदा रिछारिया का परिवार भी कहीं न कहीं सक्रिय होगा, वो कहाँ है। सुजान सिंह बुंदेला कहाँ, मैं सैकड़ों नाम गिना सकता हूं। उनके किसी खिलाफ ना मुकदमा हो रहा ना कुछ हो रहा, ना वो सड़क पर निकल रहे, ना धरना दे रहे, ना प्रदर्शन दे रहे। अजय लल्लू लड़े और 4, 6, 8, 10, 20, 50 लोग मान लो समय आपके साथ और जेल जाएं। इतने से मूवमेंट तो नहीं बनता अध्यक्ष जी। ये लोग कहां हैं जिन्होंने कांग्रेस के बेहतर समय में विनम्रता के साथ आनंद पाया है, वो लोग कहां हैं? देखिए, जिस रिछारिया जी की बात कर रहे हैं, उनके राहुल रिछारिया हमारे प्रदेश कमेटी के सचिव हैं। आज वो संघर्ष में हमारे साथ है और बुंदेलखंड का प्रभार संभाल रहे हैं। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। जिस बुंदेला जी की बात कर रहे हैं वो भी संघर्ष में है। जहां तक आपने श्री प्रमोद तिवारी जी की बात की, समय समय पर वो लगातार संघर्षों में हमारे साथ धरना, आंदोलन, प्रदर्शन में बैठते हैं और पिछले समयों में भी लगे रहे। जहां तक आपने आरपीएन सिंह जी की बात की, झारखंड के प्रभारी हैं, वो लगातार झारखंड में भी मजबूती के साथ पार्टी को आज जीत दिलाने में एक बढ़ती भूमिका निभाने का काम किया था और आज झारखंड में सरकार है और लगातार उसमें वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जहां तक आपने बहुत सारे वरिष्ठ लीडरों की बात की, आप देख सकते हैं कि हमारे आंदोलन के सहभागी हैं, साथी हैं। मैं आपको ये पूरी तरह आश्वस्त कर सकता हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज उत्साहित है। यह तय कर चुका है, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार की तानाशाही को चकनाचूर कर देंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक, अजय जी, मैं जो ये सवाल बार बार उठा रहा था ना, वो इस कारण से उठा रहा था, आपके संघर्ष करने की क्षमता पर संदेह नहीं। आप जुझारू आदमी हैं, छात्र जीवन से जीवट के आदमी हैं और ये अच्छा गुण है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने कांग्रेस का झंडा घर पे लगा के बरसों बरस तक राज भोगा, वो कहीं गिरफ्तार हुए हो, कहीं लाठी उन पर चली हो, तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक, अब इसमें बहस में हम नहीं पढ़ते। अभी मैं भी देख रहा हूं खबरों को, घटनाओं को, वैसा नहीं हो पा रहा। कांग्रेस की एक समस्या ये भी है। एक दूसरी स्थिति मुझे दिखाई देती है आपकी पार्टी में। अभी ये चिट्ठी वाला जो बवाल हो गया, 23 लोगों ने चिट्ठी लिख दी, उस चिट्ठी पर रार हो गई, सीडब्ल्यूडी में तकरार हो गई, कैसे कैसे ट्वीट हो गए। आपको नहीं लगता जब पार्टी खुद सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हो, देश के स्तर पर भी, उत्तर प्रदेश के स्तर पर भी, तब इस तरह के झगड़े झंझट पार्टी की संभावनाओं को और ज्यादा कमजोर करते हैं? देखिए, मैं इसमें बड़े स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखने का कार्य किया था, निश्चित रूप से उन्होंने पूरी तरह गलत किया था। अगर कोई बातचीत थी तो एक फोरम है, एक बैठक की कमेटी है जिसमें वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कर सकते थे और सब लोग सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे जी। महत्वाकांक्षा है उन लोगों की, इस रूप में महत्वाकांक्षा है कि वो पिछले समयों में लगातार बड़े पदों पर आसीन रहे, मंत्री रहे और तमाम सरकारों में चीफ मिनिस्टर रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे।
मुझे लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिस मजबूती के साथ आज विपक्ष के रूप में सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, हर विषय और मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, आज जरूरत थी इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सबको एकजुट मिलकर एक साथ लड़ने की। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए इस तरह के मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किए थे। निश्चित रूप से आपको याद होगा कि अगर एक सामान्य मजदूर के बेटे को अगर पहली बार किसी ने टिकट दिया था अजय लल्लू को, तो राहुल गांधी जी ने दिया था। दूसरी बार अगर जीत कर आया तो सीएलपी लीडर बनाने का काम किसी ने किया तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। अगर आज एक मजदूर का बेटा अगर अध्यक्ष है तो इस अध्यक्ष को बनाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की है। अगर अजय लल्लू जेल गया है, जब जेल गया है, छूट कर आया है, तो दिल्ली बुलाकर गले लगाकर अगर किसी ने अभिवादन किया है, हौसला बढ़ाया है, उसका नाम राहुल गांधी है। अगर अभी मैं लखनऊ से छूट कर आया जेल से, सबसे पहले किसी का फोन आया तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का फोन आया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन 23 नेताओं ने जिस तरह का बयान दिया उसका जवाब भी जो आम कार्यकर्ता है, पार्टी के तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, वो निरंतर दे रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है इसका एहसास। अजय जी, आप अपना मत बताइए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर ब्लॉक लेवल से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस में नहीं शुरू होगी तो आने वाले 50 साल तक विपक्ष में रहेगी कांग्रेस। क्या मनोनयन वर्सेस चुनाव, इसकी लड़ाई हो गई कांग्रेस में अब? देखिए, ये गुलाम नबी जी का आरोप पूरी तरह मिथ्या है। जी, कैसे? मैं आपको बता दूं, अगर ब्लॉकों में आज भी कमेटी का निर्माण होता है तो चुनाव के अंतर्गत होता है। अगर पीसीसी मेंबर का चुनाव होता है तो चुनाव के अंतर्गत पीसीसी मेंबर बनता है, आईसीसी मेंबर बनता है। और शायद गुलाम नबी आजाद साहब भूल गए हैं कि जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने भी खड़ा होकर समर्थन किया था कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और ये पूरा उसका रिकॉर्डिंग है। मीडिया ने बड़े स्पष्ट तौर से पूरा लाइव दिखाया था। अगर कोई बात थी तो उस दिन उनको कहना चाहिए था। ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि ये नकारात्मक सोच की निशानी है उनकी। वह जानते हैं राष्ट्रीय महासचिव रहे, अभी भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और राष्ट्रीय महासचिव ही पूरे प्रदेश का इंचार्ज होता है। उनके देख रेख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पिछले समय चुनाव लड़ी थी 2017 में। क्या हालात उन्होंने पैदा किया था ये किसी से छिपा नहीं है। जब वो आए उत्तर प्रदेश को किस राह पर ले जाकर खड़ा किया उन्होंने, ये किसी से चुप। अजय जी, एक सवाल और खड़ा होता है मेरे जहन में, अब आप सामने हैं तो पूछ लेता हूं। उनका आरोप पूरी तरह निराधार है। पूछ लेता हूं, अमेठी में राहुल गांधी का हारना चुनाव, आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश की पूरी लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन सब पर सवाल खड़ा करता है? राहुल गांधी के ऊपर तो सवाल खड़ा करते ही करता है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप के लिए सवाल खड़ा होता है कि जो कांग्रेस की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण सीट थी, पार्टी उसको नहीं जितवा पाई। नहीं, तब लोग कैसे भरोसा करें आपकी इस बात पर कि हम 22 में दावेदार हैं? अजय जी, देखिए, चुनाव जनता का जनादेश होता है और बड़े अच्छे अच्छे लीडर कभी कभी चुनाव हार जाते हैं। इससे उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, इससे उनके मेहनत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, इससे उनको नकारा नहीं जा सकता था। आपको याद होगा बहुत सारी सीटों पर ऐसे ऐसे लोग आकस्मिक जीत जाया करते थे जो फिर उसके बाद कभी क्षेत्र में नजर नहीं आते थे। जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेठी की जनता ने जनादेश नहीं दिया। आज अमेठी की जनता के दिल में क्या है आप सर्वे करा लेंगे तो अमेठी की जनता बता देगी। चुनाव से अगर आप देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे, अगर चुनाव से आप नेता के विचारों और नेता के सिद्धांतों, नेता की नीयत, नेता की नीति पर अगर आप सोचेंगे, अजय जी, संसदीय लोकतंत्र में चुनाव एक बड़ा पैमाना है, ये तो मानना होगा।
संसदीय जीवन में चुनाव एक बड़ा है। पैमाना है। बिल्कुल मैं मानता हूं जी, बिल्कुल मैं मानता हूं इस चीज को, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। जी, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, चुनाव हार जीत भी होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के हार जाने के बाद उसका आकलन ये करना कि वो पूरी तरह, अगर उनके ऊपर इस तरह की बात है, सवालिया निशान है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। आने वाला समय जो पूरी तरह दिखाई दे रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो पूरी तरह कांग्रेस लड़ने को तैयार है, संघर्ष करने को अच्छा तैयार अजय जी, है। और हम कर एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के पास एक कोर वोट बैंक है अपना, मायावती जी के पास एक कोर वोट बैंक है, वो एक भी सीट ना जीते तो भी उतना वोट उनको पड़ता है। बीजेपी के पास एक कोर वोट बैंक है। कहा जाता है कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास यूपी में कोर वोट नहीं बचा। जो भी है फ्लक्चुएट करने वाला वोट है, फेंस सीटर, प्रतिबद्ध वोटर नहीं बचा। जी, देखिए, ये जितने पार्टियों का नाम आपने गिनाया, ये जाति पर आधारित पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस सभी जाति और वर्गों की पार्टी है जी। और आपने कहा बेस वोट की बात की, कांग्रेस के पास हाँ बेस वोट है। कांग्रेस के पास आज नौजवान है, कांग्रेस के पास आज किसान है, कांग्रेस के पास आज मजदूर है, कांग्रेस के पास आज व्यापारी है, कांग्रेस के पास आज मजदूर है, कांग्रेस के पास आज मध्यम वर्गीय है, कांग्रेस के पास आज दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, आम आदमी है। और कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के आवाम का आवाज, जिस तरह हम लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं, आवाम देख रही है, आवाम का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के अकलियत के लोगों का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, आम आदमी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और 30 साल बाद हम उत्तर प्रदेश में लौटेंगे और बड़ी मजबूती के साथ लौटेंगे और लोगों के आशा, विश्वास और जन भावनाओं का आदर और सम्मान करने में। अजय भाई, मैं आपकी आशावादिता को जरूर सराहूंगा। आपने सारे वर्ग गिना दिए, फिर तो पूरा उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की 23 करोड़ फिर कांग्रेस के पीछे होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को ऐसा ही आशावादी होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को अभी मेरी समझ ये कहती है उत्तर प्रदेश में अपने रिवाइवल के लिए एक लंबी यात्रा तय करनी होगी, और वो यात्रा तब तक फलीभूत नहीं हो सकती जब तक कांग्रेस के सारे छत्र गुटबाजी छोड़कर एक साथ नहीं खड़े होंगे, सड़क के जरिए संघर्ष नहीं करेंगे। अजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।